गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोगों की तैयारी थोड़ी सी बेहतर चल रही होगी। जो लोग अभिषेक के बैच में पढ़ रहे हैं उनकी तैयारी का तो हमें बहुत अच्छे से जानकारी है, क्योंकि उनके साथ हम जूम पे कनेक्टेड है, अदर मोड के थ्रू फ़ोन पे कनेक्टेड है, सपोर्ट्स हमारा कनेक्टेड है, तो हमें पता चल पाता है कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है, उनका स्कोर कैसा बन रहा है। सबसे पहले तो मैं अभिषेक को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि स्पीड बूस्टर जो पहला बैच अनाउंस किया था उसके अभी तक जो जानकारी मिली है उस हिसाब से 100% बच्चों का फेज़ 1 क्लियर हो गया है, जिसमें से बहुत सारे बच्चों ने 170 से ऊपर रॉ स्कोर किया है। नॉर्मलाइज अभी स्कोर आएगा तो एग्जैक्टली नंबर्स पता चलेंगे कि कितने नंबर्स हुए हैं। लेकिन आज की एक छोटी सी वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, जो अपने मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका स्कोर अच्छा है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कटअप से थोड़ा सा ऊपर गए होंगे। तो अभी आखिरी 34 डेज़ के आसपास बचे हुए हैं। ऐसे में वो बहुत पैनिक होते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो बेसिकली मैं इस वक्त आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे गाइड करना चाहूँगा कि इस वक्त लास्ट 34 डेज़ में क्या डूज एंड डोंट्स आपके होने चाहिए। तो एक सिंपल सी बात है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, आपको हर रोज़ से बेहतर होना होता है। तो ये कोट था जो मुझे लगा कि मुझे आपको समझाना चाहिए। डोंट बी द सेम, बी बेटर। मतलब हर रोज़ आप वही नहीं हो। अगर आप 120 नंबर स्कोर कर रहे हो तो अगले एक हफ्ते तक 120 नंबर स्कोर मत करो। 120 से 130 भी जाओ, फिर वापस 120 पे आ गए तो कोई बात नहीं, फिर से वापस जो है 140 पे जाओ। तो आप ना जिग जैग मोशन में इंप्रूवमेंट करते रहो। तो हर रोज़ आपको ये चेक करना है कि आप अपने से बेहतर हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे। आइडली इस सिचुएशन में होता क्या, मान लो अगर आपके 120 मार्क्स बन रहे हैं, सपोज करो कोई बच्चा ऐसा है जिसका 120 मार्क्स बन रहा होगा मेंस के पेपर में, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका 150 मार्क्स बन रहा होगा। हर बच्चा क्या टारगेट कर रहा होगा, वो 190 के आसपास टारगेट कर रहा होगा। देखो इससे बात बनेगी नहीं। मतलब यहाँ तक पहुँचने का जो मैट्रिक्स है वो पॉसिबल है। हर बच्चा जो 90 स्कोर कर रहा है वो भी पहुंच सकता है। शिवम ने बताया कि शिवम का जो टेस्ट में स्कोर है वो 70, 80, 90 नंबर बनता था, बाद में जो है 180, 185 मार्क्स क्रॉस हुआ है। लेकिन वो स्टेप वाइज स्टेप प्रोसीजर था। अब आपके पास 30 या 35 दिन बचे हुए हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे होंगे। जो बच्चे 150, 55 के आसपास होंगे वो पैनिक हो रहे होंगे कि सर 150 बन रहे हैं, पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा। पहुँच पाएगा। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप बस ये ध्यान दीजिए कि आप 120 से पहला स्टेप रखिए 140 जाने का, 130 जाने का। 150 से जो स्टेप रखिए वो 160 जाने का, 170 जाने का। और जो बच्चे 180 स्कोर कर रहे हैं, 185 स्कोर कर रहे हैं, वो इसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर वो 180, 185 मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा उससे बेहतर जाए, 180, 85 के बाद वो आपके टेस्ट में स्कोर नीचे की तरफ ड्रॉप ना हो। अगर आपका 180 के ऊपर नंबर बन रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप हर टेस्ट में ऑन एन एवरेज 180, 180 प्लस आप स्कोर कर रहे हों और ये आप सस्टेन कर पाएँ। तो एग्ज़ाम का दिन हो सकता है ये डिसाइडिंग फैक्टर जो है रोल इस तरीके से प्ले कर जाए कि उस दिन का एग्जाम आपका अच्छा गुजर जाए। फिर आप जो है 200 में 200 भी करके आ सकते हैं, 195 भी आके कर सकते हैं, लेकिन आपका एवरेज स्कोर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इस जो छोटी सी बात है, इस छोटी सी में जो छोटा छोटा स्टेप होता है ना, वो स्टेप कैसे रखें, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डूज एंड डोंट्स पता होना चाहिए। तो मैंने एक डूज एंड डोंट्स प्रिपेयर किया है, जो मुझे पता है कि 90% लोग ऐसे होते हैं कि इस वक्त इन्हीं लापरवाहियों के थ्रू गुजरते हैं। जब हम अपने समय में थे, 2016 का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो मेरे दोस्त लोग जो थे वो इसी में फॉल किए। मैं नहीं किया हूँ क्योंकि मैं बहुत कॉन्सेंट्रेट था अपने लास्ट 30 डेज़ को लेकर। हमको ये पता था कि सिलेक्शन हो या ना हो, अपना बेस्ट आपको देना चाहिए। लास्ट 30 डेज़ में अगर आपने अपना बेस्ट दिया तो रिजल्ट तो यार बाई प्रोडक्ट होता है, हमेशा मेहनत का बाई प्रोडक्ट रिजल्ट होता है। तो आप हमेशा कोशिश करो कि आप मेहनत कर पाओ, मेहनत पे फोकस कर पाओ। आखिरी 30 डेज आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करो। तो कुछ डूज एंड डोंट्स है। तो मैं सबसे पहले डोंट्स डिस्कस करना चाहूँगा कि एक तो ये है कि जैसे सिर्फ रैंडमली ये बहुत लंबे समय के बाद हुआ है। 2015 में ये हुआ था, 2015 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको जो है रिजल्ट आए उसके बाद टाइम ना मिले 60 दिन का। इस बार जो है बहुत कम समय मिला है। तो सबसे ज़्यादा जो हो रहा होगा वो पैनिक क्रिएट हो रहा होगा। जिसकी तैयारी अच्छी चल रही होगी वो भी पैनिक हो गए होंगे इस टाइम पे। तो अपने आप को जो है लंबी सी सांस लो, रिलैक्स रखो, बोलो कि 30 डेज बचा है, ये डेज कम नहीं है, इसमें आप बेस्ट दे सकते हो। आप नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करो कि आप एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ऑन एन एवरेज 12 घंटे, 24 घंटे नहीं पढ़ सकता कोई, ऑन एन एवरेज 12 घंटे पढ़ सकते हो। और 30 डेज में आप मल्टीप्लाई करो जो है ऑन एन एवरेज 10 घंटे का भी, तो भी आपके पास 300 घंटे पढ़ने को है। और वो 300 घंटे अपना बेस्ट शॉट दो रोजाना बेसिस पे, तब जाके बात बन पाएगी। एक तो अपना क्लोज कर लो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप और स्पेशली यूट्यूब के शॉर्ट्स। आजकल यूट्यूब के शॉर्ट्स इतना एडिक्शन का काम कर रहा है कि जब हम यूट्यूब खोलते हैं ना तो उसके शॉर्ट्स में बिजी रहते हैं। अगर आप सही से अगर आप
देखोगे कि मोबाइल के शॉर्ट्स पे आप कितना समय स्पेंड कर रहे हो, तो आइडली बहुत लंबा समय दिन का शॉर्ट्स में चला जाता है। मतलब आजकल वो सभी का जा रहा है। तो कोशिश करो कि आप अगले 30-35 डेज मेंस तक जो है आप इस पूरे सेक्शन को छोड़ दो। बहुत सारा चीज़ आपको यूट्यूब से सीखने को मिलता है। मतलब लास्ट मोमेंट में छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट बहुत सारे टीचर्स पढ़ाएंगे जो आपके मेंस एग्जाम में काम आएंगे। तो ऐसे टीचर्स पिक करके आप पढ़ाई कर सकते हो। तो उसी चीज़ के लिए आप यूट्यूब का इस्तेमाल करो। पूरी तरीके से यूट्यूब क्लोज करना भी उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसा लर्निंग है जो आपको इसी लास्ट 30 डेज में वो टीचर सिखा जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर इस टाइम पे एक्टिव होंगे। सबको अपना ऑडियंस बेस बड़ा करना होता है, तो आखिरी 30 डेज वो बहुत पढ़ाते हैं। तो बहुत 30 डेज में बहुत मेहनत होंगे। जैसे हमारा भी पूरा प्लान है कि नहीं, हमने यूट्यूब पे नहीं पढ़ा है, लेकिन आखिरी 30 डेज में अभिषेक जो है आपको यूट्यूब पे पढ़ाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि आखिरी 30 डेज बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए जा सकते हैं। तो आखिरी 30 डेज जय सर और जो है अभिषेक आपको पढ़ाएंगे। मेरे पास समय कम रहता है, मैं सेशंस नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो मेरी कमी है वो मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से जय सर पूरी कर सकते हैं। तो जय सर यूट्यूब पे बने रहेंगे, वो आप लोगों को क्लासेस देंगे। और एक तो ये है कि इस वक्त एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आप अपने आप में कंपेयर करने लगते हो कि मेरा सर 120 नंबर बन रहा है और सामने वाले का 180 नंबर बन रहा है, सर मैं उसको कैसे बीट कर पाऊंगा। देखो ये यार, ये इससे कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता कि दुनिया का कितना नंबर बन रहा है। अभी तो आप ये देखो कि आपके 120 मार्क्स बन रहे हैं, इसको इंप्रूव करके कैसे ले जाओगे। मान लो इस बार अगर आप फेल हो गए खुदा ना खास्ता किसी भी रीजन की वजह से, तो अगले साल का फिर से पेपर दोगे ना, तो ये 30 डेज क्यों आप बर्बाद करोगे। ये 30 डेज आप सही से यूटिलाइज तो करो। ये 30 डेज यूटिलाइज करोगे तो अगर इस बार गलती से अगर मतलब बात कुछ ऐसी होगी कि अगर आप चूक गए ना, तो जो लास्ट 30 डेज में आप नॉलेज गेन करोगे ना, वो अगले साल आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर यहाँ से आप हार मान के निकल गए कि नहीं फिर से हम बेसिक बैच लेंगे अगले साल का पढ़ेंगे, आइडली 90% लोग यही करते हैं, वो बहुत गलत काम करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा अभिषेक का। अभिषेक का लास्ट ईयर जो है 2019 का रिजल्ट देखोगे तो अभिषेक 2019 में फेज़ 1 का स्कोर कम करने की वजह से जो है फेल हो गया था। लेकिन मेरा कन्वर्सेशन उस दौरान अभिषेक से हुआ, तो मैंने अभिषेक को यही बात बोला कि अगर मेंस अगर अच्छा करोगे तो तुम अगली साल बहुत अच्छा रैंक भी बना सकते हो। अभिषेक ने उस वक्त मेंस ट्राई किया, मेंस में उसने मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर किया, इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया, लेकिन फेज़ 1 का रिजल्ट खराब होने की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया 2019 में। लेकिन 2020 में अगर अभिषेक को तुम देखोगे ना, तो 2020 में अभिषेक जो रैंक है ना, वो अंडर 40 उसकी रैंक बन रही है अभी करंटली। ऐसे में अगर थोड़ा नंबर ठीक आएगा तो सुधर भी सकता है, थोड़ा उधर उधर भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे ना तो 365 नंबर से ज़्यादा स्कोर किया है मेंस में लड़के ने। तो आप समझ रहे हो ना कि इस वक्त मेंस की तैयारी अगले साल के लिए कितना काम आती है। तो अभी ऐसा है ना कि किसी और से कंपेयर मत करो, डे बाय डे आप अपने आप से कंपेयर करो कि आप अपना छोटे छोटे चंक्स में कैसे इंप्रूवमेंट करोगे। 30 डेज में भी कम से कम में 25-30 नंबर का इंप्रूवमेंट हो जाता है अगर आप सही से पढ़ोगे तो अपने आप को किसी और से कंपेयर ही मत करो, अपने आप को खुद से कंपेयर करो। मैं 120 नंबर बनना है, मैं 130 तक कैसे जाऊंगा, मैं 140 तक कैसे। 120 से 180 190 नंबर की छलांग मत मारो, वो पॉसिबल नहीं है। छोटे छोटे स्टेप में ही आपको जाना पड़ेगा वही। और छोटे छोटे स्टेप में जाने के मैं तरीके बता देता हूँ। ये तरीका हर अच्छा बच्चा यही तरीका अपनाता था। मतलब मैंने अपनाया है, अभिषेक ने अपनाया, शिवम ने अपनाया है, क्षितिज ने अपनाया है, जेपी सर ने अपनाया है, जितने लोग सेलेक्ट हुए, शशांक साहू ने अपनाया है, अमन ने अपनाया है, सब सेलेक्टेड बच्चा यही सिंपल सा स्टेप लास्ट 30 डेज में अपनाते हैं। और ये स्टेप क्या है? मॉक टेस्ट दो, रोज एक मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट में स्कोर देखो कितने आए। लेट्स फॉर एग्जांपल 120 मार्क्स आए। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये 120 मार्क्स के चक्कर में 120 नंबर आए, बस खत्म हो गया कहानी, टेस्ट दे दिया खत्म हो गया। नहीं, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अगर आपने 2 घंटे का टेस्ट दिया तो 2 घंटे आप एनालिसिस के लिए निकालो। अगला 1.5 आवर क्या काम करो, आप ये चेक करो कि कौन कौन से सही है, उसको तो छोड़ दो, वो तो सही कर ही रहे हो। जो गलत कर रहे हो उन क्वेश्चन की लिस्ट निकालो, उसमें आप देख लो कि सिली मिस्टेक है तो सिली मिस्टेक को भी अवॉइड मत करो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो कि अगले में वो सिली मिस्टेक ना आए। इस टाइम पे सिली मिस्टेक अवॉइड करके 20-25 नंबर बढ़ जाते हैं। तो सिली मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सिली मिस्टेक देख लो आप। दूसरा कंसेप्ट मिस्टेक देख लो कि कौन सा कंसेप्चुअल मिस्टेक है, और फिर वो ये देखो कि अगर कंसेप्ट मिस्टेक है, कंसेप्ट नहीं आता तो कंसेप्ट कवर कहाँ करोगे। एक तो इसको रिसोर्स तुमको पता होना चाहिए अब तक कि किस जगह से इस कंसेप्ट को आप पढ़ाई कर सकते हो। और जब आप ये पता कर लेते हो ना कि हाँ सिली मिस्टेक है या कंसेप्चुअल मिस्टेक है, तब उसके बाद आपका क्या काम होता है, आपका रिवीजन करने का काम होता है। अगर सिली मिस्टेक हो रहा है तो बार बार उसी तरीके की प्रैक्टिस करो ताकि वो सिली मिस्टेक अवॉइड हो पाए। अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक है और वो कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है तो कंसेप्ट को रिवाइज करो। अगर वो कंसेप्ट नहीं मिल रहा है तो दूसरा क्या काम करना है कि आपको वो रिसोर्स ढूंढना है कहाँ पे वो कंसेप्ट मिलेगा इस टाइम पे, और देखना है कि क्या इस छोटे से समय में आप पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे। तो कंसेप्ट और रूल ये आपके पास होना चाहिए। अगर ये पूरा का पूरा कलेक्शन नहीं है तो भी फेल होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जो पूरा साल 1.5 साल 2 साल जाता है आपकी तैयारी में, इसके कलेक्शन में ही तो जाता है। सबसे ज्यादा समय यही तो किल होता है। इसी को तो कहते हैं कंटेंट मैटर करता है। जो आपके एग्जाम में कंसेप्ट या रूल आते हैं, जिस पे बेस क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ये अगर आपका मिसिंग है
तो फिर दिक्कत है, फिर आखिरी समय में बहुत पैनिक क्रिएट होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम पे 10-12 घंटे पढ़ने का ट्राई करो। जैसे 4 घंटा मैथ, ये मॉक टेस्ट का टाइम बता रहा हूँ मैं, 4 घंटे मैथ, 4 घंटे इंग्लिश, ये मैथ का टाइम हो गया, ये 4 घंटे इंग्लिश का टाइम हो गया। अब आपके पास 4 घंटे, 2 से 4 घंटे और बचा हुआ है। तो मान लो अगर आपने इसको प्रॉपर एनालिसिस कर लिया, तो आप जब रिवीजन के लिए जाओगे तो रिवीजन के लिए आप अपने कंसेप्ट में जा सकते हो। तो कंसेप्ट के लिए 1.5-2 घंटे मैथ्स में, 1.5-2 घंटे इंग्लिश में करोगे, तो ऐसे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा जो पार्ट होगा वो हो जाएगा। तो अगर मान लो कंसेप्ट में कोई इश्यूज नहीं मिल रहा है, तो आपको प्रॉपर रिवीजन तो चाहिए ना, तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त बहुत ज्यादा आप नई चीजें नहीं सीख पाओगे। छोटे छोटे अगर कंसेप्ट आपको बीच में सीखने को मिल रहे हैं तो आप सीख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा नई चीजें सीख नहीं पाओगे। तो फोकस करो कि जितना पार्ट, जितना सेक्शन आपने पढ़ रखा है वो सेक्शन आप बहुत बेहतर करने की कोशिश करो। और यही एक सिंपल सा मेथड है, और कोई तरीका नहीं है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है भैया। क्या कर सकते हो, बस जो समझ सकते हो अपने आप को, गिव योर बेस्ट शॉट। मतलब लास्ट 30 डेज अपना आपको बेहतरीन देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर किसी के पास रिसोर्स नहीं है स्पेशली मैथ का तो, और इंग्लिश का मेंस के लिए स्पेशली, तो मैं आपको देखो रिसोर्स बता देता हूं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसी का इस्तेमाल करो। अगर आपके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको रिसोर्स बता देता हूं। आप अभिषेक का मेंस का कोर्स इस्तेमाल करो। अगर आपको मैथ्स में दिक्कत हो रही है, अगर आपको स्पीड में दिक्कत हो रही है, आपको कंसेप्ट में दिक्कत हो रही है, तो 50% मैं अभी ऑफर अनाउंस कर रहा हूं। आप जाके पोर्टल पे या सपोर्ट नंबर पे कॉल करके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी जो है मोबाइल नंबर पिन होगा, वहां से कॉल करके आप जो है सपोर्ट पे बात कर सकते हो। और 50% ऑफर में जो है आप अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का दोनों पोर्शन आप पढ़ सकते हो, ताकि अगर कोई टेस्ट देते वक्त अगर कंसेप्ट मिसिंग हो तो आप कंसेप्ट जाके देख सको। और अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा आपको टाइम लग रहा हो तो आप जाके इनसाइड अभिषेक को देख सको कि कौन से कंसेप्ट में आप 2 मिनट लगा रहे हो और अभिषेक की वजह से वो 30 सेकंड में क्रैक हो सकता है। क्योंकि मेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा मैथ्स में जो इशू होता है वो टाइम का। एग्जाम के बाहर सबको क्वेश्चन आता है, एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। 10वीं स्टैंडर्ड की 11वीं स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स है, इतना डिफिकल्ट मैथमेटिक्स नहीं है, वो बहुत आसान होता है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत डिफिकल्ट होता है। और दूसरी चीज अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो देखो यार, रिसोर्स भैया फिर से कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये किताब ऐसी है कि जहां आपको दिक्कत हो वहीं QR कोड स्कैन करो। ऐसा नहीं पूरी किताब, पूरा कोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां ये दिक्कत लगे कंसेप्चुअली, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको मॉडल में दिक्कत है, मॉडल का QR कोड स्कैन करके सिर्फ मॉडल पढ़ लो। अगर आपको लगता है प्रोनाउन में प्रॉब्लम है तो प्रोनाउन स्कैन करके पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि नहीं प्रोनाउन में भी सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन में इशूज है, वहां पे पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कंजंक्शन के किसी पॉइंट पे इशू है तो वो पढ़ सकते हैं। एग्जेक्टिव के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इशू लग रहा है कि कैसे कंपेयर करते हैं तो आप स्कैन करके पढ़ सकते हो। अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन चाहिए तो इसमें है, और चैप्टर वाइज सिस्टमैटिक ढंग से है, ताकि आप एक चैप्टर पर प्रॉपर तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। ये आपके 90 डेज का प्लानर है। इसमें वोकैब का सेक्शन है। इस वक्त समय तो नहीं होता कि आप पूरा का पूरा वोकैब पढ़ो, ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ड है। इसके क्विजेस ट्राई कर सकते हो डेली बेस्ड प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इस वक्त ये सबसे ज्यादा, इस वक्त आपके पास कॉपी पेन लिख के बार बार रिवीजन करने लायक नहीं होता रट रट के। तो इसका क्विजेज आप स्कैन करके इस्तेमाल कर सकते हो। और डायरेक्टली अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे देना है तो इसके थ्रू कोर्सेज में इनरोल हो जाओगे और वहां जाके आप डायरेक्टली क्विजेज को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखो एक चीज है जो मिस मत करो, मैं तो सीधे सीधे बोलता हूं कि गिव योर बेस्ट शॉट। अच्छा होगा या बुरा होगा वो मेहनत का हमेशा बाई प्रोडक्ट होता है। अगर आपने अच्छे से मेहनत किया है, सही कंटेंट का सिलेक्शन किया है तो सिलेक्शन जरूर मिलेगा, रैंक जरूर मिलेगी। और स्पीड बूस्टर बैच के स्पेशली जो अभिषेक से पढ़ रहे हैं बच्चे, या जो स्मार्ट बुक पढ़ रहे हैं, जिन्होंने फेज 1 को क्लियर कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम जूम सेशन के थ्रू और आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे सेशन इनसाइड और आउटसाइड दोनों प्लान कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी स्पीड बूस्टर बैच के या स्मार्ट बुक यूज करने वाले बच्चे हैं, उनको हम आखिरी मेंस के समय में हम रैंक निकालने तक उनको टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 में पहुंचाने में पूरी मदद कर पाए। तो हमारी पूरी की पूरी टीम बिल्कुल से तैयार है आप लोगों के साथ काम करने के लिए। अगले 1-2 दिन में जो है यूट्यूब की क्लासेस भी प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने की, और मेंस की क्लासेस इनसाइड तो चली रही है, वहाँ पे भी मेंस प्रैक्टिस का प्लान कर रहे हैं। तो थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही जब ये आया है ना तो थोड़ा सा प्लानिंग हमें भी चाहिए होगा कि नहीं अगले 30-35 डेज में कैसे पूरा कोर्स कवर होने के बाद आपकी मेंस प्रैक्टिस सेशन कराई जाए। तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग अच्छे से मेहनत करोगे और अच्छा रिजल्ट दो।